दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की कुछ एक धाराओं के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीसी के अंतर्गत कौन सी धारा क्यों और कब लगाई जाती है। दोस्तों आईपीसी की शुरुआत भारत में 1860 में हुई थी। थॉमस मैकॉले ने इसको बनाया था और लागू किया था, लेकिन 11 अगस्त 2023 को वर्तमान बीजेपी सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे। उनमें से एक बिल में आईपीसी को बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में, सीआरपीसी को बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और जो आईईए है मतलब जो साक्ष्य अधिनियम है उसको भारतीय साक्ष्य बिल में कन्वर्ट करने की बात की थी। उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स के इस सिस्टम को छोड़ के हमें अपनी न्याय व्यवस्था को अपनाना चाहिए, न्याय संहिता को अपनाना चाहिए, और इसके चलते उन्होंने कुछ एक बदलाव किए थे, कुछ एक नए अपराध जोड़े थे और कुछ एक अपराध निकाले भी थे। अब दिसंबर 2023 में ये बिल पास हो गए या लागू कर दिए गए और आईपीसी की जो 511 धाराएं थी वो बीएनएस में आके 356 हो गई और कई तरीके के बदलाव हुए। अगर आप उन बदलावों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन चूंकि न्याय व्यवस्था एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है और इसको लागू करने के लिए भी बहुत लंबा वक्त चाहिए, क्योंकि 1860 से जो व्यवस्था चल रही थी 2023 में आके अचानक से तो बदलेगी नहीं, तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। आज मैं आईपीसी की उन धाराओं का जिक्र आपसे कर रहा हूं जिनसे सवाल बनते हैं और ये आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। एक एक करके मैं 35-36 धाराएं कवर करूंगा, तो आपको करना यह है कि साथ के साथ लिखते हुए चलना है, नहीं तो इसकी पीडीएफ तो हम आपको उपलब्ध करवा ही देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। बढ़ते हुए क्रम में शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आएगी धारा नंबर 13। धारा नंबर 13 तब लगती है जब कोई व्यक्ति जुआ या फिर सट्टा खेलता है। ये जुआ एक्ट के तहत बनाई गई धारा है। इसके तहत अपराधी को सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। इसके बाद आती है धारा नंबर 24। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाता है या गलत तरीके से हानि पहुंचाता है तो ये चीज बेईमानी में गिनी जाती है और उस बेईमानी के लिए सजा का प्रावधान धारा नंबर 24 करती है। ठीक है। इसके बाद आती है धारा नंबर 120। जी हाँ, डायरेक्टली कूद गए हम क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें यह होता है कि एक ऐसे अपराध की साजिश को छिपाने का प्रयास करना जिस पर कारावास की सजा का प्रावधान हो। साधारण भाषा में अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसको पता है कि इस पर उसको सजा हो सकती है, लेकिन सजा से बचने के लिए वो कोई षड्यंत्र रचता है या फिर साजिश करता है, तो उससे क्या होता है कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर कानून को इस बात का पता चल जाता है तो धारा 120 के तहत उससे सजा हो सकती है। इसके बाद आती है धारा नंबर 144। बहुत बार आपने नाम सुना होगा इसका। इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र या शहर में दंगा, लूटपाट, आगजनी या शहर के हालात बिगड़ने के कारण ये धारा लगाई जाती है ताकि लोगों को शांत किया जा सके और पूरा माहौल सही किया जा सके। ठीक है, तो धारा नंबर 144 हो जाती है। इसके बाद आती है धारा नंबर 171। ये क्या कहती है? किसी निर्वाचन या चुनाव में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करने के लिए अपराधी को सजा हो सकती है। सिंपल सा मतलब यह है कि कोई चुनाव चल रहे हैं और चुनाव को इन्फ्लुएंस करना मतलब प्रभावित करना, कोई पैसे देता है, कोई घूस देता है चुनाव के अंदर, तो वो चीज़ अपराध है और उसको इस धारा के तहत सजा हो सकती है। इसके बाद आती है धारा नंबर 177। ये क्या कहती है? किसी लोक सेवक को किसी विषय की झूठी सूचना या गलत जानकारी देना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो मजाक मजाक में पुलिस स्टेशन फोन कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो पुलिस को या फिर सरकारी अधिकारी को गलत सूचना देते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है, यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो इस तरीके की गलत सूचनाएं देना भी एक कानूनी अपराध है जिसके तहत धारा 177 लगती है। ठीक है। इसके बाद आती है धारा नंबर 186। ये क्या कहती है? जो कोई भी किसी लोक सेवक को सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छापूर्वक बाधा डालेगा तो वह अपराधी माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस वालों को लोग रोकने आ जाते हैं और पुलिस वाला क्या कहता है कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को उसका काम करने से रोक रहे हो तुम, तो तुम्हें सजा हो सकती है। तो कुल मिला के अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है और आप उसको अपनी इच्छा से, आप जानते हो फिर भी आप उसको रोक रहे हो, तो ये भी एक कानूनी अपराध है। ठीक है। इसके बाद आती है धारा 191। ये होती है मिथ्या साक्ष्य देना यानी कि झूठे सबूत गढ़ना, या फिर यूं कह लो कि झूठी गवाही देना। तो ऐसे में धारा 191 उसके खिलाफ लग सकती है जो ऐसा कार्य करता है। इसके बाद आता है धारा नंबर 201। ये क्या कहती है? अपराध के सबूतों को मिटाना, सबूतों या फिर जानकारी को मिटाना। अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों को कस्टडी में रखा जाता है। कौन सी कस्टडी में? जेल की कस्टडी में। वो इसलिए क्योंकि अगर ये व्यक्ति बाहर जाएगा तो बाहर जाके क्या करेगा? सबूतों को मिटाएगा या जानकारी को मिटाएगा,
तो सबूतों को मिटाना या जानकारी को मिटाना ये भी एक कानूनी अपराध है। इसके बाद आती है धारा नंबर 216, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जिसका अपराध गैर जमानती हो, जैसे कि लुटेरे। सिंपल सी बात है कि कोई लूटपाट करके आया है और आपको पता है कि उसको जमानत नहीं मिल सकती, उसके बाद भी अगर आपने उस अपराधी को शरण दे दी, उसको छुपा दिया, तो आप भी अपराधी माने जाएंगे और आप पे धारा 216 लग सकती है। ठीक है। इसके बाद आती है धारा 264। ये क्या कहती है? कपट पूर्वक गलत तोल लगाना। ये जो नाप तोल होती है दुकानों के अंदर, आपने देखा होगा कि लोग जो बाट में या फिर तोल में तोल लगा देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों उसका जो हक का जो हिस्सा है वो मार लेते हैं। तो ऐसे में इसके खिलाफ एक धारा लग सकती है, धारा नंबर 264। इसके बाद आती है धारा 302, आपको पता होगी, हत्या के लिए धारा लगती है। इसमें आजीवन कारावास हो सकता है या फिर मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इसके बाद आती है धारा नंबर 306। ये कहती है कि आत्महत्या के लिए अगर उकसाता है आपको कोई, तो उस पे धारा 306 लगेगी। अक्सर लोगों में ये मुकदमा चलाया जाता है, धारा लगती है कि आपने उसे मजबूर किया है मरने के लिए, तो आप भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। ठीक है। इसके बाद आती है धारा 307। ये है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि हत्या की कोशिश करना। याद रखिए, हत्या से जुड़े हुए हैं, हत्या, आत्महत्या, फिर हत्या की कोशिश, तो आपको याद रखने में ईजी हो जाएगा। इसके बाद आती है धारा नंबर 308। इसमें क्या होता है? गैर इरादतन हत्या, यानी कि अगर आपके कोई ऐसे इरादे हैं और आपको ज्ञान भी है कि आप जो करने वाले हो उससे किसी की मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, फिर भी आप वो कर रहे हो। जैसे कि आपने किसी के सर पे कुछ मार दिया और आपको पता है कि इसके मारने की वजह से इसकी मृत्यु भी हो सकती है, इस बात का ज्ञान आपको है, फिर भी आप उसको मार देते हो, तो ये गैर इरादतन हत्या हो जाती है और इस पे धारा 308 लगेगी। इसके बाद आती है धारा नंबर 310। अगर कोई लूटपाट होती है और उस लूटपाट के दौरान हत्या भी होती है और शिशुओं की चोरी अगर कोई करता है, तो वो ठग कहलाता है और उस ठग के ऊपर 310 धारा लगेगी, धारा नंबर 310। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 312 आती है गर्भपात करवाने पर। गर्भपात करवाने का मतलब होता है कि आप शिशु की हत्या कर रहे हो और इसके चलते चिकित्सक पर और उस महिला पर केस हो सकता है। अब सीधी सी बात है, गर्भपात हो रहा है तो महिला अपनी स्वेच्छा से ही करवा रही होगी। अगर वो चीज़ पकड़ी जाती है तो उस पर 312 लगेगी। इसके बाद आती है धारा नंबर 351। वो ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भरी हुई पिस्तौल दिखाना या फिर उस पर हमला करना एक कानूनी अपराध है और उसके ऊपर सजा का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं ये धमकी भरी चीज़ हो जाती है, ये हमला करने वाली बात हो जाती है, तो इस पे धारा होती है। इसके बाद आती है धारा नंबर 354। ये कहती है कि महिलाओं से छेड़छाड़ या फिर लज्जा भंग करने का प्रयास हो, यानी अगर बिना मर्जी के अगर आप किसी महिला को अश्लील साहित्य भेजते हैं या फिर अश्लीलता प्रदर्शित करते हैं, तो आपके ऊपर ये धारा लग सकती है। इसके बाद आती है धारा नंबर 362, जो कि अपहरण को लेके होती है कि अपहरण अगर कोई करता है तो उस पर धारा 362 लगती है। ठीक है। इसके बाद आती है 363। वो क्या कहती है कि नाबालिग स्त्री या बच्चों को लेके भागना एक अपहरण की श्रेणी में आता है, तो उस पर ये वाली धारा लगेगी। और धारा नंबर 366 भी मिलती जुलती है कि महिला पर शादी के लिए दबाव डालना और उसका अपहरण करना बिना उसकी मर्जी के, ये भी एक अपराध है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही अपहरण से जुड़ी हुई हैं, 362, 63 और 66। 362 में किसी का भी अपहरण हो सकता है, 363 में नाबालिग स्त्री या बच्चों के भागने की बात हो रही है, मतलब उनको लेके भागना, अपहरण करना। और 366 में क्या होता है कि महिला को बिना उसकी मर्जी के दबाव डालना शादी के लिए और इसके लिए उसका अपहरण कर लेना। ठीक है। इसके बाद आती है धारा नंबर 376। वो सीधे सीधे बलात्कार के लिए है, दुष्कर्म के लिए है, तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आती है धारा नंबर 379, जो चोरी के अपराध के लिए होती है कि अगर आपने किसी की संपत्ति चोरी की है तो आप पे धारा 379 लगेगी। धारा नंबर 392 में लूट आती है, जिसमें क्या होता है कि दो लोग, एक या दो लोग मिलके लूट लेते हैं, किसी को चाकू दिखा के, पिस्तौल दिखा के उसका सारा पैसा ले लेते हैं, तो वो लूट कहलाती है। इसके बाद आती है धारा नंबर 395, जो डकैती होती है। डकैती के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है कि वहाँ पे 4 से या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। आपने देखा होगा कि जो घोड़े पे आते हैं, जो डाकू आते हैं, वो भी अकेले नहीं आते, वो भी 4, 5, 6, 8 का झुंड बना के आते हैं। याद रखना, 2 लोगों में लूट होगी, 5 लोगों में डकैती। ठीक है। इसके बाद आती है धारा नंबर 396। उसमें क्या होता है कि अगर कोई डकैती करने गया है और डकैती के दौरान उसने हत्या भी कर दी है, तो उस पर धारा 396 लगती है। इसके बाद 3 धाराएं हैं जो धोखाधड़ी से जुड़ी हुई हैं। धारा नंबर 415 आती है, जिसमें क्या होता है कि असत्य को सत्य बताकर प्रस्तुत किया जाता है।
आपने देखा होगा कि कोर्ट्स में कई बार क्या होता है, नकली पेपर भी प्रस्तुत किए जाते हैं, नकली लोग भी प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये एक तरीके से छल की श्रेणी में आता है। तो उसके लिए इस धारा में सजा का प्रावधान है। धारा नंबर 417 के अंदर धोखाधड़ी की सजा आती है। सीधे सीधे धोखाधड़ी हुई है आपके साथ, तो आप उसके थ्रू उसको सजा दिला सकते हो। और धारा नंबर 420, जिसका नाम आपने सुना होगा कि 420 ही हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि धोखाधड़ी या बेईमानी से संपत्ति का वितरण करने वाले लोगों के लिए सज़ा का प्रावधान है कि आपकी संपत्ति किसी ने नकली कागजात दिखा के जब्त की है, आपके साथ 420 की है, या फिर आपको गलत प्रॉपर्टी बेच दी है, तो वहाँ पे धारा नंबर 420 लगती है उसके ऊपर। इसके बाद आती है धारा नंबर 489, जिसके अंदर जाली नोट बनाना और उसे मार्केट में चलाना, ये एक गुनाह है, ये एक अपराध है, तो उस पर ये वाली धारा लगती है। ठीक है। इसके बाद आती है धारा नंबर 493। वहाँ पे क्या होता है कि धोखे से अगर कोई शादी कर लेता है तो उस पर तुरंत 493 लगवाई जा सकती है। ठीक है। धारा नंबर 494 आती है, वो ये कहती है कि अगर पति और पत्नी या पति या फिर पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी अगर कर लो तो उसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके बाद धारा नंबर 496 आती है, जिसमें बेईमानी, कपट पूर्वक, बल पूर्वक या फिर जबरदस्ती अगर कोई विवाह करता है तो उसके खिलाफ इस धारा में सजा का प्रावधान है। कौन सी धारा है? धारा नंबर 496। ठीक है। इसके बाद आती है धारा नंबर 499 और 500। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये एक ही से जुड़ी हुई है। 499 ये कहती है कि अगर आप किसी के खिलाफ अफवाह फैला रहे हो, गलत टिप्पणी कर रहे हो, पर्सनल कमेंट कर रहे हो, तो वो मानहानि मानी जाती है धारा नंबर 499 के तहत। फिर धारा नंबर 500 के तहत मानहानि के लिए एक दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये आपस में जुड़ी हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 499 क्या कहती है कि मानहानि क्या है, उसको डिफाइन करती है, परिभाषित करती है, और 500 क्या कहती है कि मानहानि के लिए क्या दंड का प्रावधान होगा। ठीक है। इसके बाद आती है धारा नंबर 506, जिसके अंदर जान से मारने की धमकी जो होती है या फिर आपराधिक धमकी जो होती है उसको गुनाह माना गया है, अपराध माना गया है। उसके तहत 506 धारा लग सकती है आपके ऊपर। और लास्ट में आती है धारा नंबर 509, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत अगर कोई किसी का यौन शोषण कर रहा है, यौन उत्पीड़न कर रहा है, तो उसके ऊपर धारा नंबर 509 लगेगी। तो दोस्तों, ये हो जाती हैं आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब अगर आप चाहेंगे तो इसके बाद हम बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का तुलनात्मक अध्ययन और प्रस्तुत कर देंगे आपके सामने कि क्या क्या बदलाव आए हैं और कौन कौन से अपराध जोड़े गए हैं, कौन कौन से अपराध हटाए गए हैं, धाराओं के नंबर कैसे चेंज हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।